जब हम निकालना चाहते वो हैं, MORD को हम क्या किया है, डाटा ही अवेलेबल नहीं होता है। नहीं MIS में होना चाहिए, और MIS एक्चुअली बहुत स्लो है, उनकी सर्वर्स बहुत स्लो हैं, और ये इट्स अ प्रॉब्लम वी फेस इवन व्हाइल डूइंग डेटा एंट्री। पर जो 93% का आप कह रहे हो, मुझे एक बार 73.65 हाँ 73.65, तो परचेज वेट, ऑफ मटेरियल इन कोविड टाइम। तो वो दैट इज वेरी सरप्राइजिंग, दैट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सी आल्सो कि 73 आई विल शेयर विद यू मैम। हाँ प्लीज शेयर इट विद मी, बिकॉज और दैट्स एक मेरा समथिंग। नेक्स्ट चीज है कि जी देखिए, थ्रू आउट इंडिया से मैंने स्टेट से मंगवाया कि रूलिंग क्या है, जी लेकिन वहां पे कैश में हो रही है 2,88,000 की पेमेंट हो रही है। कैश पेमेंट इज और एक्चुअली दूसरा नॉट चीज, अलाउड। जीएसटी की बिलिंग तो हो रही है, लेकिन टैक्सेबल अमाउंट पर ही टैक्स ही जमा नहीं है। नहीं दैट्स वो, सो इट्स रियली गुड, ये प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज अगर आप देखें तो एवरीबडी इज ऑन एन NEFMS सिस्टम, मतलब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, इट हैज टू बी ऑनलाइन पेमेंट। तो अगर वो कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट टू सीधा मैम, एक्चुअली। नहीं मैम, देखिए उसमें उसमें जो बिल है, वन बिल इज 1,77,600, हाँ टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग दी थ्री बिल इज 2,89,665 and 25 पैसे। जी, इट इज द कैश पेमेंट। तो तो कैश क्या मन, पेमेंट नो, तो नरेगा में कैश पेमेंट एज मैडम, मैं नरेश शर्मा सीकर राजस्थान से बोल रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो सोशल ऑडिट हो रही है ना, उसमें आपके यहाँ हो रही है क्या सोशल हाँ ऑडिट हाँ, राजस्थान में? मैं वही शेयर कर रहा हूँ। मेरे लगभग 4 से 5 रिलेटिव है जी जो कि ये सब जो अब आई डोंट नो कि उसका नाम क्या है, विलेज रिसोर्स पर्सन है क्या है, उसमें वो लगे हुए हैं और उनको 6,000 कुछ रुपए महीने की तनख्वाह आती है। जी उनका काम केवल इतना है कि पंचायत के जो लोग हैं, ग्राम सेवक बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो वो सब रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, उनको जाके केवल महीने में एक दिन साइन करके आना होता है और उनको 6,000 रुपए मिलता है। बकवास है, वो तो बिल्कुल स्कैम है, और वो सोशल ऑडिट नहीं है। और ये वेबसाइट पे भी देखा है MORD की, उसपे कुछ जो सोशल ऑडिट कैलेंडर पे जो आपने पहले बोला है, जी लेकिन उसमें हमारे एरिया के पूरे मैंने डिस्ट्रिक्ट का चेक किया है, उसमें मेरा धोद पंचायत समिति आता है। उसमें कहीं भी किसी भी जगह पे, एक दो जगह पे मुश्किल से वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे सोशल ऑडिट इस डेट को होनी है, बाकी किसी जगह पे वो अंकित नहीं है। तो RTI का यूज करते हुए हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि वो जो 6,000 रुपए लेने वाले लोग साइन करने के लिए जिस समय आते हैं, उस जी समय सिस्टम में तो सोशल ऑडिट होता ही होगा। जी तो उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं और उसको कैसे एक्सपोज कर सकते हैं उसको? नहीं, एक तो अगर राजस्थान का एनुअल कैलेंडर आप MORD के वेबसाइट पे चेक करें, और दूसरा रिपोर्ट्स भी वेबसाइट पे होंगी, और अगर नहीं है तो सबसे बढ़िया है कि RTI तो आप राज्य सरकार कब कब सामाजिक अंकेक्षण हुआ, कौन से, आपने क्या एक्शन लिया वो भी दिलाएं, और हमको ये भी बताएं कि कौन से तारीख को आपने ग्राम सभाएं की, क्योंकि ये सामाजिक अंकेक्षण का एक हिस्सा है कि ग्राम सभा भी होनी चाहिए। तो ये आप पूरी डिटेल्स मांगे, लेकिन राज्य सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से मांगे, क्योंकि केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार को लिखेगा ना। जी मैडम। तो बढ़िया है, क्योंकि
हमें पूछना भी चाहिए और हाँ जानना मैडम, भी मैं चाहिए कि थोड़े समय में कॉल करता आपने हूँ। मैं शिवानंद द्विवेदी बोल रहा इन हूँ रीवा मधुर से। एक मीटिंग चल रही है, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। रिपोर्ट्स ये तो मैडम तैयार होना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार तो कह सकता है कि हम जो आपको पैसा दे रहे हैं इसकी ये स्कीम्स की आप सामाजिक अंकेक्षण करें, लेकिन ये भी है मैडम कृपया अनम्यूट कर लें। हाँ, ये भी है कि जो केंद्र सरकार तो कह ही सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण सारे रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के हो, लेकिन राज्य सरकार की भी सहमति इसमें जरूरी होता है। थोड़ा सा नेटवर्क मेरा सवाल ये था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट R&D के तहत, रूरल डेवलपमेंट के तहत ग्राम में आता है, तो जो भी टेंडर होगा हम उसको एज्यूम करें 10 लाख, 1 लाख आइदर, क्या उसमें वो काम के साथ उसमें सोशल ऑडिट का क्लॉज है कि नहीं है मैंडेटरी कि वो काम के संग ही सोशल ऑडिट होगा? नरेगा में मैंडेटरी है, बाकी स्कीम्स में नहीं है। मैडम एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी क्या है, राजस्थान में बहुत सारी जगहों पे जो नरेगा में एक काम जो है वो सब जगह हो रहा है, वो है भूमि समतलीकरण। जो किसानों के जो लैंड खेत है, लेवलिंग। हाँ लैंड लेवलिंग, तो वो जी, काम लैंड केवल लेवलिंग। SC ST के लोगों के ही खेतों में काम होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा उतना डीपली नॉलेज नहीं होता कि ये हमसे क्या करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिंपली ग्राम पंचायत यही करती है कि प्रस्ताव लिया, किसी को मालूम भी नहीं होता उसका, और उसके खेत में एक वो JCB से पूरा एकदम लैंड को लेवल करके, और फिर जो मजदूर है वो उसी फैमिली के 5-10 लोग, और उस सरपंच के मिलने वाले उसकी फैमिली के 5-10 लोग, उनको मिला के केवल 10-15 लोगों को मजदूरी बांट देते हैं। और ये काम हर जगह हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा नरेगा का फंड है वो इसी में यूज हो रहा है। जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बहुत क्लियरली एक चीज कहा है कि सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड होना चाहिए। मतलब जहां काम होने वाला है या हो रहा है, वहां पर एक बोर्ड लगना चाहिए कि ये फलाना काम नरेगा के तहत हो रहा है, इसमें मटेरियल की इतनी राशि है, इसमें वेज का इतना राशि है, इस काम पे इस खेत पे इतना सैंक्शन हुआ है, और साथ में ये भी दिया है कि ये काम इस दिन से इस दिन तक पूरा होगा और इसमें इतने मजदूर लगे थे। तो एक तो आप चेक कर सकते हैं कि सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हैं या नहीं। दूसरा, ये JCB वाला मशीन वाला चक्कर जो है, ये तो मतलब आपने अगर नरेगा का सिटीजन वर्क साइट बोर्ड लग जाए, तो फिर अगर JCB मशीन उस नरेगा के साइट में आता है तो कम से कम आप फोटो मैडम तो लेके बोर्ड भेज बोर्ड सकते कहीं हैं। लगता ही नहीं है, हाँ, तो बोर्ड कहीं लगता ही नहीं है। बोर्ड लगाना जरूरी है, और बोर्ड लगवाना भी, पीछे पड़ के लगवाना हमारा फर्ज बनता है। देखिए, ये है कि सामाजिक अंकेक्षण की टीम, अब आप जैसे राजस्थान में कह रहे हो, वो तो बस जाते हैं, दस्तखत करते हैं, वापस आते हैं। तो ऐसे जी। सामाजिक अंकेक्षण से तो कोई फायदा नहीं है। बट ये है कि क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण की संस्था जो, जिसको ये ढंग से सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो लोग भी सोशल ऑडिटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक अंकेक्षण संस्था ही कर सकता है, लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपको तो करना चाहिए, अगर आप JCB मशीन देखते हैं या अगर आप देखते हैं कि वर्कसाइट बोर्ड्स नहीं है, तो बाकायदा आपको उठाना चाहिए ये सवाल, और ये कंप्लेंट लॉन्च भी करना चाहिए कि मशीन से काम हो रहा है। और ये लैंड लेवलिंग का काम हमेशा, जितना ये फायदा देता है उतना ही ये पेचीदा भी है मॉनिटरिंग के तहत। तो ये लेकिन इसका एक एक कंकरेंट जो मॉनिटरिंग है वो बहुत जरूरी है। मैडम एक जगह पे ध्यान में है कि वहां पे लैंड लेवलिंग का पैसा उठा है, लेकिन अभी भी वो जो खेत है वो एक लेवल में नहीं है, अभी भी वहां पे ऊंचा नीचा खेत है। तो वहां ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में किसी ने सिटीजन सामाजिक अंकेक्षण नहीं रोका है ना। सिटीजन ऑडिट प्रक्रिया तो अभी भी कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको कानून की जरूरत नहीं है।
नहीं, लेकिन हम आरटीआई किस और प्लेटफॉर्म पे उसकी शिकायत करें अगर उसका करना हो तो? आप एक पूरी वेरिफिकेशन करें, पूरा उसका जो जितना भी आई मीन एक्चुअली नरेश जी, इससे इसका तो सबसे बढ़िया जवाब तो मैं कहूंगी कि एमकेएसएस जैसे संस्था संगठन है राजस्थान में, आप कम से कम ऐसे संगठनों के साथ बातचीत करके उनसे पूछ के, क्योंकि वो आपको बढ़िया गाइडेंस दे पाएंगे अगर ये आपके इस तरीके के आपके सामने इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि आप बाकायदा उनसे बात करें और उनके साथ शेयर करें, क्योंकि उनकी तो हेलो। वहाँ तो एक रोजगार सूचना एवं रोजगार अभियान भी है, तो आप उस लोग थोड़ा शांति बनाए, मैडम बोल रही हैं, एक साथ ना बोलें। ओके, तो प्लीज मैडम आप प्रोसीड। उस अभियान से भी जुड़ सकते हैं और उनके साथ ही इन सवालों को उठा सकते हैं। उनका तो एक शायद नरेगा हाँ संवाद भी रेगुलरली होता है। जी मैडम, बड़ी सरप्राइजिंग इन्होंने नरेश, बीच में मैं थोड़ा सा कट हो गया था क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे इशू आ रहा था, तो बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, नरेश शर्मा जी ने, ये राजस्थान से हैं। जिस प्रकार की समस्याएं बता रहे हैं कि सोशल ऑडिट में हमने थोड़ा जब सुना कि 6,000 रुपए पेमेंट पा रहे हैं, लेकिन टीम सही तरीके से काम नहीं करी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि पिछली बार ही निखिल डेसर और सब पारस बंजारा जी, शंकर सिंह सर, लोग सब जुड़े हुए थे और इसके बारे में अध्यक्ष उन्होंने बताया कि जब हमने सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम ग्राम पंचायतों में लागू किया, तो वहाँ पे 10,000 सरपंच धरने पे बैठ गए इसके विरुद्ध। तो ये बात जी उन्होंने मतलब कही। तो निश्चित तौर पे इसका वो एक तरह से वो विरोध, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। तो क्या जी मतलब राजस्थान में इश्यू वास्तव में आ रहे हैं क्या इस तरह से? क्योंकि हमें तो लगता है कि सोशल ऑडिट की यदि आप बात करें तो एमकेएसएस से ही चालू हुआ है वो। जी हाँ, बट एमकेएसएस सामाजिक अंकेक्षण संस्था को तो नहीं चला रही है। अब सरकारी संस्था किस जी। तरीके से काम कर रही है वो एक उस पे एक टिप्पणी होती है। और एमकेएसएस जैसे जी। संगठन है वो तो बाहर से मुहिम कर रहे हैं कि सामाजिक अंकेक्षण ढंग से चले। शायद राजस्थान एक ऐसे ही राज्य है जिसमें आज तक सोसाइटी भी नहीं बनी है और सामाजिक अंकेक्षण उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से शायद एमकेएसएस जैसा संगठन चाह रहा हो। पर ये है कि अगर सामाजिक अंकेक्षण संस्था ढंग से काम नहीं कर रही है या काम नहीं कर पा रही है या लोगों को लग रहा है कि ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो बहुत जरूरी है कि लोग वो वाला जो हिस्सा है वो अपने हाथ में ले। देखिए, दो प्रक्रियाएं हैं। एक है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन कमीशन है। अगर इंफॉर्मेशन कमीशन ढंग से काम नहीं करता है तो इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि हम आरटीआई लगाना बंद कर देते हैं या आरटीआई का पीछा करना बंद कर देते हैं या अपने आरटीआई का फॉलो अप नहीं करते हैं। ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं। एक है जी। संस्थागत सामाजिक अंकेक्षण जो कि होना चाहिए, और अगर वो ढंग से नहीं होता है तो इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि लोग अपने लेवल पे अंकेक्षण करना बंद कर दें। ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं। एक हो मैडम मैडम यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा आपको। यही थोड़ा-सा कुछ डाउट है। जैसे पिछली बार भी ये बात आई थी, इसका डाउट कुछ काफ़ी हद तक टीम ने क्लियर किया था, एमकेएसएस की टीम ने। जिसमें जी, वॉइस की प्रॉब्लम मैडम, एक कॉल आ गया था उसकी वजह से, सॉरी। तो जैसे पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था कि एक सोशल ऑडिट होती है जो कि सरकार करती है और एक जी आपकी पब्लिक ऑडिट होती है जो जनता कर सकती है। जी तो पब्लिक ऑडिट कोई भी कर सकता है, कोई जबकि जो भी कर सोशल ऑडिट सकता है है। वो हाँ, जी जी, जी। तो जैसे पब्लिक ऑडिट अपन करें, जैसे पब्लिक ऑडिट करना चाहते हैं हम लोग सरकार से या सोशल ऑडिट टीम से जुड़े हुए नहीं हैं, तो जी अपन को क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए? उसकी थोड़ा-सा इस पे आपको प्रकाश डाल दें। उसकी आपको एक पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एंड आई एम हैप्पी टू वॉलंटियर। आप अगर कभी जी। ट्रेनिंग लेना चाहें तो या तो हम एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें मतलब आपके साथ हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम हमारे विलेज रिसोर्स पर्संस को ट्रेन करते हैं वैसे ही आपको ट्रेन ये कर सकते बहुत हैं। सुंदर विचार होगा मैम, ये बहुत सुंदर प्रक्रिया विचार। तो प्रक्रिया हाँ, प्रक्रिया एक ही है। अंकेक्षण की प्रक्रिया एक ही होती है। बस सामाजिक और जो जन सुनवाई है, इनमें फर्क यह है कि सामाजिक अंकेक्षण जो कि आज एक सरकारी ढांचे में है, वो सरकार की सेटअप की गई एक संस्था करती है। जबकि जन सुनवाई जो है या जनता की जो जन सुनवाई है
उसको करने के लिए ना तो आपको किसी कानून की जरूरत है, ना आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, आपको केवल लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, उस जनता की जरूरत है जो कि उस गांव में रहता है या उस ब्लॉक में रहता है या उस शहर में रहता है। बाकी प्रक्रिया एक ही है, तो उसकी ट्रेनिंग आपको कभी भी अगर आप लेना चाहेंगे तो आप मुझे जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करें और ट्रेनिंग भी आपको दे पाएं। मैडम हमें लगता है कि इसी संडे की किसी आने वाले एक संडे की अगला संडे तो हमारा एक जिसमें गुरजीत सिंह आ रहे हैं आपके झारखंड से। जी, गुरजीत तो जी आ रहे हैं। हमें लगता है कि किसी एक संडे को जी, जी। तो किसी एक संडे को हम लोग इसी ज़ूम मीटिंग के दौरान इसको रख सकते हैं, तो रख लेते हैं और आप मैं इनफैक्ट गुरजीत जी से भी बात करूंगी। तो गुरजीत, परस, निखिल जी, जी, शंकर जी, मैं हमारे कुछ और भी साथी हैं, जी, जी। करुणा मुतैया है, नंदिनी है। हम एक मतलब हम ये पूरी कोशिश करेंगे, रक्षिता है, एक विल प्लान अ ट्रेनिंग, और हम वो ट्रेनिंग की डिटेल्स भी आपके साथ डिस्कस करके तय करके अम, एक दिन का करेंगे या 2 दिन का करेंगे ये देखेंगे। बट मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होगा। आप ही नहीं, आपके जान पहचान के और भी लोग हैं जो जुड़ना चाहेंगे इस ट्रेनिंग में, तो आप हमें बता सकते हैं। एक डेट हम जरूर फिक्स कर सकते हैं। एक दिन की होगी या 2 दिन की वो पता नहीं, हो सकता है सुबह का एक सेशन हो, दोपहर का एक सेशन हो, एक ही दिन में हम पूरी कर सकें। बट अच्छा रहेगा क्योंकि देखिए प्रक्रिया, जो मैं प्रक्रिया एमकेएसएस के साथ जुड़ के करती थी, वो वही प्रक्रिया आज के तारीख में सरकार के एक सरकारी सरकार द्वारा सेटअप टीम किया गया एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी कर रहा है। प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस वही है। फर्क अगर लेट मी ट्राई एंड पुट इट दिस वे कि डिस्टर्बेंस है। सब म्यूट कीजिए सबको, शिवानंद जी प्लीज एक बार सबको म्यूट कर दीजिए मैडम। जी तो जैसा मान लीजिए फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस दुकान में भी बिकती है, सड़क में भी वो एक ठेला बना लगा के बेचता है। लोग क्वालिटी वॉलिटी कह सकते हैं, साफ सफाई की बात कर सकते हैं, अंतपन तो आप पी रहे हैं, जूस ही पी रहे हैं ना। और जूस बनाने की प्रक्रिया भी वही है, तो आपको एक फल को मैश करके उससे रस निकाल के उसका आप जूस बनाते हो। तो वो जब एक कार्टन में आता है तो हम कहते हैं प्रोफेशनली पैक्ड है, कोई स्टैंडर्ड्स मीट कर गया, आईएसओ स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, फलाना स्टैंडर्ड। पर ये थोड़ी है कि जो ठेले पे जूस बेच रहा है वो नहीं बेच सकता है, उसका भाई हक है, कोई लॉ तो नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जो कि कोई भी कर सकता है। बस यही है कि जब वो सरकारी ढांचे में आके एक सोशल ऑडिट इंस्टीट्यूशन के तहत किया जाता है तो उसको सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं, और जब वो एक गैर सरकारी संस्था या एक एक्टिविस्ट ग्रुप या एक मूवमेंट करता है तो उसको हम जनता की जनसुनवाई कहते हैं। तो जनता की जनसुनवाई कैसे करनी चाहिए उसकी बाकायदा, और उसमें आपको तो एक्चुअली फ्रीडम है। सामाजिक अंकेक्षण संस्थाएं तो बंद के रह जाती हैं, एक तो सरकार हाँ कहे, दूसरा स्कीम्स का फिर है तो बाकी किसी स्कीम्स का हम नहीं कर सकते। जनता की जनसुनवाई में ऐसे कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और ऐसी कोई प्रावधान की जरूरत भी नहीं है। आप किसी भी स्कीम को, जैसे आरटीआई, आप किसी भी स्कीम पे, किसी भी कार्यक्रम पे, किसी भी मामले पे लगा सकते हो। आरटीआई लेने के बाद उस पर कार्रवाई किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। वैसे ही जनता की जनसुनवाई और जनता की अंकेक्षण जो है उसके लिए ना आपको रूल्स रेगुलेशंस कानून किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा आजाद हो कि आप किसी भी मुद्दे पर, आप ये भी लेके देख सकते हो कि कोरोना वायरस के वक्त माइग्रेंट लेबर कितने लोग आए, कितने लोगों को क्या फायदा मिला, उनको
खाना मिला नहीं मिला, उनको अनाज मिला नहीं मिला, उनको तो किसी भी स्कीम पे कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नो, आप पे कोई अंकुश नहीं है। सामाजिक अंकेक्षण संस्थाओं पे अंकुश है, क्योंकि वो केवल उसी दायरे में काम कर सकते हैं जितने में कानून का प्रावधान है। मैम आप अगर अनुमति दें, आप बीच में टोकिएगा, कुछ गलती करूँ तो एक मैं छोटा-सा आपकी जितनी बातें आज आपने बोली है, इसको छोटा-सा एक मैं ब्रीफ समझने के लिए बोलना चाहता जी, हूँ। आपने एक ही चीज़ बोला कि जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, वो ग्राम के सभी कार्यों की अंकेक्षण की इच्छा रखती है। इसके लिए उसने नरेगा का कानून मुख्य तौर पे बनाया हुआ है, जो सोशल ऑडिटिंग के लिए काम कर रहा है। और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, उस तरीके से अन्य राज्यों में काम को होने के लिए इसमें हमारे जैसे एक्टिविस्ट साथियों और जनता की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वो इसमें शामिल हो और इसका भी अंकेक्षण करें। मतलब आपने सामाजिक अंकेक्षण संस्थाओं के अंकेक्षण की बात और उपाय हमें बताया है। इस उपाय के लिए आपने हमें बताया है कि हर कैलेंडर आपके द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें हर ब्लॉक स्तर में जब कब कहाँ-कहाँ अंकेक्षण होना है, उसका ब्यौरा होता है। और उस ब्यौरे के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि आपके द्वारा या आप जैसी संस्थाओं के द्वारा कहाँ-कहाँ अंकेक्षण होगा और इस अंकेक्षण की पॉलिसीज़ के अंदर में हियरिंग और आपके द्वारा सोशल ऑडिट में पाए गए सभी चीज़ों को आम जनता के सामने पढ़ा जाता है। तो अगर जी, ऐसी जगह पे हमारे एक्टिविस्ट रहते हैं, तो वो उस हियरिंग को देख भी रहे हैं, आपके वेरिफिकेशन करने के तरीकों को भी देख रहे हैं और हियरिंग के दौरान सवाल भी उठा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। अगर इस तरीके की प्रक्रिया अपन अपनाते हैं, तो इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता ऑलरेडी बढ़ती है और हम जी, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के जो पब्लिक ऑडिट करना चाह रहे थे, उसकी भी आवश्यकता खत्म हो जाती है क्योंकि हम भी उस सोशल ऑडिट का हिस्सा बन जाते हैं। जी हाँ, तो यही बिल्कुल। एक बेहतर उपाय है कि हर स्टेट में जहाँ-जहाँ जिस-जिस समय ब्लॉक स्तर पे जो भी अंकेक्षण हो रहा है, अगर जी, उस जिले से संबंधित हमारे एक्टिविस्ट साथी उन अंकेक्षण में शामिल रहे, तो हम जी, उस अंकेक्षण संस्थाओं पर भी एक तरीके से निगरानी रख सकेंगे कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें और इसका सीधा लाभ होगा उस ग्राम और उस फंड को जो दुरुपयोग किया जा रहा है। जी। तो एक चीज ये भी है कि अगर मान लीजिए हम ये एक ट्रेनिंग रखते हैं, तो कल को अगर आप जिस गांव में अंकेक्षण हो रहा है उसमें आप जाके बैठे और देखें, तो कोई मुड़ के आपको ये नहीं कह सकता है कि यार तुम समझते नहीं हो, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो कम से कम आप कह सकते हो कि ट्रेनिंग हुई है, हम जानते हैं। आपको आप अवगत भी होंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो कि एक सामाजिक अंकेक्षण का हिस्सा होती हैं। तो नॉलेज इज पावर। तो अगर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो आप मतलब आपको कोई फिर उस तरीके से चैलेंज नहीं कर पाएगा, और अगर आपसे कोई सवाल पूछता भी है तो आपको जवाब देने में मुश्किल नहीं होगी, तो दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मैम, ठीक बोल रहे हैं आप। मैडम, जैसे इस तरह से कुछ चर्चाएँ आप लोगों ने की पब्लिक ऑडिट और सोशल ऑडिट की, तो हमने एक्चुअली इनफैक्ट एमपी में कुछ किया इस तरह से और 4-5 मतलब लगभग आधा दर्जन पंचायतों में, इस तरह 7-8 पंचायतों में हम लोगों ने पब्लिक ऑडिट किया। अपन उसको सोशल ऑडिट ही समझ रहे थे और चूँकि अब सोशल ऑडिट और पब्लिक ऑडिट में एक डिस्टिंक्शन आ गया है कि सोशल ऑडिट एक सरकारी समिति या गठित की हुई इस तरह से सोसाइटी होती है, जबकि पब्लिक ऑडिट कोई भी हम सब कर सकते हैं, पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई। तो पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई हमने किया और हमने ये पाया कि उन 7-8 पंचायतों में व्यापक भ्रष्टाचार उभर कर के सामने आया। तो हर तरह से जो भी यहाँ पे बातें की जा रही हैं पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, बता रहे हैं मास्टर रोल की समस्या, कामों की समस्या और जो भी फाइनेंस कमीशन जो होता है, उसकी जो राशि आती है, उसमें बंदरवाट, मनरेगा का तमाम हर जगह से। तो इनफैक्ट उनकी फिर हमने जाँच करवाई। वहाँ पर ऑडिट करने के बाद, पब्लिक ऑडिट करने के बाद उनकी एक शिकायत बनाई, शिकायत का प्रारूप बनाया। प्रारूप बनवाने के बाद उसको हमने विधिवत जाँच करवाई। तो लगभग 4-5 पंचायतों की जो जाँच रिपोर्ट है, वो लगभग इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ रही है, आ गई है। और उन सब में अच्छा खासा मतलब भ्रष्टाचार परिलक्षित हुआ है। अब आप मान के चलें कि किसी में 50 लाख रुपए, किसी में 40 लाख, 30 लाख इस तरह से भ्रष्टाचार मतलब सामने आया हुआ है। इनफैक्ट वो जाँच भी बहुत अच्छी नहीं बोली जा सकती, टेक्निकली साउंड लोगों के द्वारा बहुत अच्छी से नहीं की गई है। जब थे तो वो इंजीनियर, लेकिन जैसे रोड की जाँच करना है, तो रोड की जाँच करना है तो अभी उसको उन्होंने उस तरह से नहीं किया है कि उसका मटेरियल ले जाकर के लैब में टेस्ट कराएँ, तो वो रोड पूरी तरह से रिजेक्ट उनको मिले या
कॉम्पैक्शन की टेस्टिंग करवाएँ कि पहले यहाँ पे मिट्टी मोरम का काम हुआ था और वर्तमान पंचायत ने उसमें कितना काम किया, ये सारी चीज़ें। यद्यपि इतना साउंड तरीके से उसमें बेहतर ढंग से जाँच नहीं हुई है, फिर भी मतलब इतना भ्रष्टाचार सामने आया है। तो अपन ये देख रहे हैं कि ये मतलब पब्लिक ऑडिट ये बहुत ही पावरफुल एक टूल उभर कर के सामने आया है। और जो सोशल ऑडिट की मैडम आपने बात करी है, तो अपन निश्चित तौर पे ये करना चाह रहे हैं कि सोशल ऑडिट जो भी सरकार करवा रही है, इनफैक्ट एमपी में भी सोशल ऑडिट का प्रावधान होगा। अभी तो एक डायरेक्टर की पोस्ट भी आई थी, बता रहे हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट हुआ है। तो अपन ये करना चाहते हैं कि जो भी एमपी में सोशल ऑडिट सरकार द्वारा करवाया गया है, उसकी एक हमें हाथ में रिपोर्ट मिल जाए, तो थोड़ा आपका भी इसमें मार्गदर्शन और हेल्प हमें चाहिए होगा कि किस तरह से उसको अपन कहाँ पे आरटीआई लगा के किस स्थान से वो निकलेगी। तो जैसे अपने यदि हम जिले की कुछ पंचायतों की निकालें, सेलेक्टेड कुछ पंचायतों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट, और फिर उस सोशल ऑडिट की अपन ऑडिट करें। मतलब अपन जा करके एक तरह से पब्लिक ऑडिट करें जाकर कि इसका क्या इन्होंने, तो उसके अपन उनकी ऑडिट में भी अपन एक क्वेश्चन रेज कर पाएंगे। मतलब ये जो आपने ऑडिट टीम तैयार की हुई है, या सरकार की जो ऑडिट की टीम है, ये पूरी तरह से फ्लॉप है और ये सरकार का पक्ष लेना और भ्रष्टाचारियों का पक्ष ले रही है एक तरह से। तो ये बात अपन उसमें कर पाएंगे। तो इससे जो इनकी जी सोशल ऑडिट टीम है उस पर, हाँ जी। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली ये सारे सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पब्लिक डोमेन में हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक तरीके से एक ट्रेनिंग अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हम सबको वी कैन एक्चुअली टेल देम कि ये मनरेगा का साइट है, रिपोर्ट्स यहाँ है, एनुअल कैलेंडर यहाँ होगा। तो ऐसे 2-3 स्कीम्स का हम आपको ट्रेनिंग दे पाएंगे, जी, जी। ताकि फिर आप ज्यादा रोबस्ट तरीके से या ज्यादा मतलब और भी ज्यादा इन डेप्थ वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक जूम मीटिंग में आपको बता सकती हूँ, लेकिन जब तक आप कागज को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि कहाँ से कौन सी सूचना लेनी चाहिए, किसको किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से उसको कोरिलेट करना चाहिए, उसके हिसाब से फील्ड के स्तर पर कैसे वेरिफिकेशन करना चाहिए, वो बारीकियां हम अगर नहीं समझ पाए तो कोई भी हमारी प्रक्रिया को उठा के बाहर फेंक सकता है, कह सकता है कि यार आपने तो आधा अधूरा प्रक्रिया किया। तो जी, बिल्कुल। मैडम हम लोग ने भी जो भी एक तरह से प्रक्रिया की है, तो उसको अपन बहुत परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं, पर उतना आप आइडिया अपने नहीं था, बस रिपोर्ट ये जरूर डिस्कशन में शेयर ही। हाँ, करें। आप अपने हाँ। रिपोर्ट जरूर शेयर श्योर, करें। श्योर वी विल मैडम। बी हाँ, इंटरेस्टेड टू सी। हमारे लिए भी एक सीख रहेगा, बिल्कुल, तो श्योर। आप प्लीज शेयर करें। जी, जी, बिल्कुल मैडम। तो अभी 1:15 का समय हो गया है, 1:15 अराउंड, एंड मुझे लगता है कि अभी हम काफ़ी इसके बारे में सीख चुके हैं, बहुत सारी जानकारी हमें हासिल हो चुकी है। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी काफ़ी प्रश्न आपसे किए हैं, और निश्चित तौर पे शुरू से ही उनको काफ़ी चूँकि उन्होंने काफ़ी वॉलंटियरली दे हैव आस्क्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई थिंक दे हैव फाउंड ऑल द आंसर्स। और ये तो खैर सिलसिला चलता रहेगा। और अब हमें लगता है कि मैडम हमें अब चूँकि अब आपका भी समय काफ़ी हो गया है, सर और अन्य आपके भी अपॉइंटमेंट होंगे। हाँ, सर अब ये सर एक हाँ, सवाल, हेलो थोड़ा हेलो हाँ, सर, नमस्कार प्रिय। हाँ, ये आपका हेलो, फाइनल एक अंतिम सवाल है, अंतिम हाँ सवाल बहुत शॉर्ट में आप हाँ, लोग पूछे। हाँ, पूछिए। हुँ। बहुत शॉर्ट में मेरा एक सवाल था कि 2016 से हमारे पास एक केस है, संजय द्विवेदी जी लगातार अनलिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी कट रही है, पीएफ कट रहा है, सारी चीज, उसके बावजूद ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा उनके खाते में मनरेगा के तहत मास्टर जारी कर 1 महीने की राशि डाली गई। अब उनसे पैसा मांगने का उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप पैसा वापस करिए। सामने वाले के पास पूरे प्रूफ है कि मैं नौकरी में था, मैं मजदूरी नहीं किया हूं, तो मैं प्रशासन के पैसा क्यों निकालूं? इसमें क्या करना चाहिए? हुँ। इसमें मैडम से निवेदन करूँगा, मैडम कृपया इसमें प्रकाश डालें। इनका फर्जी मास्टर रोल का मामला है। इनका कहना है कि एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पेशा था, उसके खाते में पंचायत ने पैसा डाल दिया, और अब वो पंचायत उस पे दबाव डाल रही है कि पैसा हमें वापस दो। मतलब उसको पैसा मिला कि नहीं मिला? खाते में आया उसके पैसा, हाँ लेकिन उसने काम नहीं किया है रोजगार गारंटी में। वो खुद बोल रहा है हितग्राही कि मैं तो नौकरी करता हूँ लिमिटेड कंपनी में जी। लगातार, और अटेंडेंस है, सारी चीजें हैं। हम्म। जी।
एक काम कर सकते हैं कि उनको कहिए कि वो उन्होंने कंप्लेंट किया है क्या किसी को? अब ये मीटिंग में ही अगली बार आ जाएंगे, लेकिन करना क्या चाहिए उनको मैडम? उनको कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट उस रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट भी किया था। सब कोई एक साथ नहीं बोल आप सकते हैं आप लोग, संजय हैं? द्विवेदी जी हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, उनको बोलने दीजिए। चलिए आप अपनी बात रखिए संजय जी। हेलो। संजय जी बताएं। हाँ म्यूट बोलिए बोलिए, वो म्यूट अपना अनम्यूट कर लें। संजय जी अगर आप हैं, अगर आप मीटिंग में हैं अभी जूम मीटिंग में, तो आप बताइए क्या समस्या थी आपकी? समस्या थी, मैंने आरटीआई भी लगाया था। आरटीआई में बिंदु ज्यादा होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद मैंने दोबारा आरटीआई लगाया। दोबारा आरटीआई मैंने लगाया तो मनरेगा की तरफ से मेरे पास आया है कि आप manrega.nic.in में आप अपना डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो मैंने डिटेल्स भी निकाल लिया है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में 2016 से कंटिन्यू ऑन रोल जॉब पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने कोई मनरेगा के तहत वर्क नहीं किया है। मैंने डिटेल्स निकाला, मेरा 24 दिन का 2017 में वर्क दिखा रहा है। उनने अकाउंट में पैसे भी डाले। अभी मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप वो पैसा रिफंड करिए। कितना डाला? उसमें था मैम 24 दिन का था, 2500 समथिंग था कुछ, मैंने चेक नहीं किया है वो अमाउंट उन्होंने डाला है। और मेरे पास सैलरी स्लिप है। संजय जी जी मैम। आपके पास आपकी कंपनी की अटेंडेंस है क्या? अटेंडेंस सीट है मैम, पीएफ का डिडक्शन सीट है। जी मैम। जी मैम। तो ये ना पंचायत नहीं, आप तो सीधा कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट जो है ग्रामीण, ये आप उनको ग्रामीण विकास के जो कमिश्नर हैं जी या सेक्रेटरी, जो सबसे बड़े अफसर है ना, जी आप नीचे के स्तर पे ना डील करें। आप सीधा कमिश्नर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो है जी उनको एक चिट्ठी लिखें जी प्रूफ के साथ। जी बिल्कुल। प्रूफ में आप अपना आप अपना ये डालें, आप अपना अटेंडेंस रखें। जी आप अपना पीएफ जो आपका कटा था वो उसकी स्लिप लगाएं। जी साथ में आप ये मास्टर रोल जो आपने निकाले हैं डिटेल्स, जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपने क्या जी जी किया है, उसको जोड़ते हुए जी एक पूरा एक मसौदा तैयार करें कि मैंने काम नहीं किया, मेरे नाम से मस्टर लिखी गई। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ कि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा था और मेरे नाम से ये पैसे जो है मेरे नाम से मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, और आप ग्राम पंचायत मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं ये पैसे लौटाऊं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन्होंने भी ये फर्जी मस्ट्रोल लिखा और जिन्होंने भी ये पेमेंट मेरे अकाउंट में डाला, उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये आप एक कंप्लेंट जरूर नीचे के स्तर पर नहीं, कमिश्नर या सेक्रेटरी साहब के स्तर पर आप फाइल करें। जी मैडम, यहाँ पर मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद का एक कार्यालय है भोपाल में, जो जिनकी आप बात कर रही हैं, आयुक्त हैं वो कमिश्नर, वहाँ पे ये शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर पे इन बिंदुओं के साथ में जिस तरह से आपने मार्गदर्शन दिया है, तो इनकी समस्या का निश्चित तौर पे वहाँ पे समाधान। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बैठते हैं, इसमें मनोज श्रीवास्तव जी। शिवानंद जी, मैं समझता हूँ कि मनरेगा में हमारे पास, क्योंकि केस मनरेगा का है, मनरेगा में हमारे पास अम्बड्समैन है, लोकपाल है हमारे पास में, तो क्यों ना ये जितना पैसा इनके खाते में आया है, मनरेगा के लोकपाल में भी शिकायत, जितना पैसा इनके खाते में आया है, ये उतने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हुए सरकार को वापस करें और उचित जांच मांग लें, पैसा भी वापस करें और उचित जांच मांग लें। शिवानंद जी, मेरा एक प्रश्न है। वैसे देखा जाए तो इनके अकाउंट में पैसे आ गए, कैसे हो सकता है कि इनकी बिना बताए कि इनका कौन अकाउंट नंबर है, कौन से बैंक में, उसका IFSC कोड क्या है, कैसे ट्रांसफर हो गए? इसका कुछ ना कुछ कंसेंट तो आया ही होगा।
नहीं, एक नहीं, 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 देखिए अब इसमें मैडम ने क्लियर कर दिया और ये क्लियर है। वो तो अपन को भी पता है ना कि हर पंचायत में पूरे देश में कैसे चल रहा है। अभी सरकार ने स्वयं भी इस मामले में काम किया हुआ है। तो लगभग 1.25 करोड़ या कुछ ऐसे है डेटा कुछ इस तरह से है जिसमें से फर्जी मास्टर रोल सामने आए हुए हैं। कुत्ते, बिल्लियों के, गाय, भैंस के इनके नाम पर मास्टर रोल जारी किए गए थे। तो ये तो सरकार को भी पता है। इस तरह से बातें तो तमाम होती हैं। हमारी पंचायत में भी है। और इनफैक्ट सवाल ये है कि अब यहाँ पे एक पहला व्यक्ति ऐसा है जिसको ये पता है कि उसने काम नहीं किया है। यदि उसने काम नहीं किया हुआ है तो वो प्रूफ के तौर पे है। शिवानंद जी, और वो यदि एक शिवानंद जी जी, मैडम, उसमें एक सेकंड एक अगर मैडम क्योंकि मैडम 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 जी, शिवानंद हाँ जी, मैडम, मैडम को बात आप करने दीजिए, बताइए। आप लोग सुने। हाँ। संजय जी, एक चीज मुझे बताएं, आपका जॉब कार्ड कहाँ है? आपके नाम से कोई जॉब कार्ड बना है क्या? जी मैम, संजय, जॉब कार्ड मेरा बना हुआ है, मेरे फादर का बना हुआ था। बीपीएल कार्ड में मैं भी हूँ, नहीं तो इस नहीं, जी मैम, जॉब तो जॉब कार्ड में मैडम मुझे लगता है ये एक पैसा आलोक कोविड के आलोक दौरान कुमार, ट्रांसफर हुआ होगा। कोविड नहीं का नहीं सर, ये आलोक ये कुमार, पैसा 2017 का एक कोविड मैटर है। सेकेंड, संजय जी एक जी सेकेंड, मैम, आपका नाम जॉब कार्ड में आपका नाम है क्या? जी बिल्कुल जॉब कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है? बिल्कुल। हाँ, और उस जॉब कार्ड से जुड़ा हुआ कोई अकाउंट भी है क्या? उस जॉब कार्ड में फादर हैं, मैं हूँ और मेरी दीदी हैं। और तीन आप लोग तीन और आप को तीनों जॉब कार्ड, बिल्कुल और आप तीनों के अकाउंट के डिटेल्स भी उसी जॉब कार्ड में लिखे गई होंगी ना? बिल्कुल, तीनों का अकाउंट्स अलग अलग है। हाँ, तीनों का अच्छा, अकाउंट्स अलग अलग वेरीफाई नहीं, है। पर ये बस मुझे ये बता दें कि आपका जॉब कार्ड है और आपके जॉब कार्ड से जुड़ा हुआ एक अकाउंट है जिसके डिटेल्स उनके पास है। बिल्कुल तो प्रबोध जी, एक्चुअली आप जो सवाल पूछ रहे थे ना कि उनको पता नहीं है, आप हैरान होंगे कि क्योंकि जॉब कार्ड डिटेल्स और अकाउंट डिटेल्स किसी भी कंप्यूटर सेंटर, जो कि सरकारी कंप्यूटर सेंटर है नरेगा के लिए जो सेटअप की गए हैं, तो उस MIS में इन सबके जॉब कार्ड्स और अकाउंट नंबर्स लिखे जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये कई बार संभव है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो काम पे आते ही नहीं हैं, तो उनके एक्चुअली इससे पहले क्या होता था कि अकाउंट पेमेंट नहीं था, ये सीधा कैश पेमेंट था। तो ये मास्टर रोल भी लिख देते थे, फर्जी मास्टर रोल भी चलती थी, पैसा आ जाता था तो खाते में नहीं जाता था, इंडिविजुअल खाते में नहीं जाता था, क्योंकि कैश पेमेंट थी तो कोई भी उठा सकता था। अब ये फंस गए हैं, ये अकाउंट में डाल देते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये सामने वालों को भी प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं, यार तूने काम किया नहीं ना, अब तेरे नाम से उठा लिया है, तू 500 रख ले, 2000 हमको दे दे, चल तू 1000 रख ले यार, हमको 1500 दे दो। तो एक संजय मान लीजिए एक एक्सेप्शन है जहां वो कह रहा है कि यार मैंने काम ही नहीं किया, तो ना तो तुम मुझे प्रलोभित कर सकते हो, ना तुम मुझे फंसा सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि किसी को मुफ्त में पैसा मिल जाता है तो उसको लगता है यार मिल गया, अब रहने दो, कौन इस पंगे में पड़ेगा। तो संजय जी, मैं आपको सराहती हूँ कि आप ये मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है। पंचायत से कोई भिड़ना नहीं चाहता, आमतौर पे कोई बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार अब जन्म से लेके मरण तक तो पूरा का पूरा जी सरपंच के हाथ में ही जी है। जी 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 बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट मैं सर्टिफिकेट, फलाना ढिमकाना, कोई भी परमिशन हो, सब मैं कुछ तो वो सरपंच के हाथ में है, तो कौन जी जी पंगा लेना चाहेगा? मैम, इसलिए इनके जॉब जब कार्ड में जो सिस्टर का नाम है, सिस्टर की शादी हो चुकी है 2-3 साल पहले, उनका उनके भी नाम, ऐसे ही आया है। तो मैं संजय जी आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप लोकल स्तर पे इसको लड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप पे भयंकर प्रेशर आएगा। ये तो एक ऐसा पत्थर है जो आप सीधा का सीधा कमिश्नर या सेक्रेटरी के लेवल पे ही डाल दें, क्योंकि फिर आपको कम से कम उनको आपको प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी। वो फिर आप कह भी सकते हो कि सर मुझ, और ये लिखे उसमें बाकायदा कि मुझ पे दबाव है, मुझे ये डर है कि मतलब मुझे पंचायत के लोग परेशान भी कर सकते हैं, तो ये आपका जिम्मा है कि आप ये जांच भी कराएं, और मुझे मतलब ग्राम पंचायत के स्तर पे ये ध्यान रखें कि मुझ पर कोई आंच नहीं आए, वो आप प्लीज जरूर लिखें, क्योंकि जी पंचायतों के पास मैडम इतना पावर है
कि एक सरपंच चाहे तो एक आदमी की वो जान मतलब बिल्कुल, और इसलिए लोग भिड़ते भी नहीं है। और जब मुझे कई सारे सरकारी लोग पहले पूछते थे कि मैडम लोग क्यों नहीं आते हैं सामने बोलने के लिए, तो मैं उनसे कई बार पूछती हूँ कि एक पूरे कमरे में भर के, मतलब ये कहते थे कि सरपंच के सामने बोलने में इनका क्या डर है। मैं कहती थी मैं आपके बॉस को आपके सामने बिठा देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि चलो बताओ कि आपको ये बॉस से क्या क्या परेशानी है। छुट्टी नहीं देता है, टाइम पे आने नहीं देता है, टाइम पे जाने नहीं देता है, ज्यादा ओवर टाइम कराता है। कोई बोलेगा क्या? वो तो पहले उसका ध्यान जाएगा, एसीआर इसके हाथ में, प्रमोशन इसके हाथ में, पता नहीं उठा के कहीं दूर ट्रांसफर इनके हाथ में, वो डर हमेशा रहता है। तो जो डर एक सरकारी मतलब सरकारी सिस्टम में काम करने वाले की है, जिसको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी तनख्वाह कोई उससे छीन नहीं सकता है। घर पे बिठा भी देंगे बिना पोस्टिंग के तब भी तनख्वाह मिलेगी। तो ऐसी प्रक्रिया में आप चाहते हो कि गांव का जो गरीब है, जो पूरी तरीके से उस सरपंच पे मतलब निर्भर है, छोटी चीज के लिए वो पंचायत से लड़ जाए, लेकिन हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। तो संजय जी आप जरूर लिखें और पैसा आप कहें कि मैं पैसा रिफंड करना चाहता हूँ, मुझे बताएं किस अकाउंट में मुझे चेक ड्रॉ करके देना है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रेशर मुझ पे आता जा रहा है और मैंने ना काम किया, मेरी बहन ने काम नहीं किया और ये पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। इस बीच मध्य प्रदेश में आया था ना, दीपिका पड़कोने भी काम कर रही हैं, शाहरुख खान भी काम कर रहा है, सारे तो नरेगा के तहत वर्कर ये निकल के आ रही हैं। ऐसे जी, भी जी। एग्जाम्पल। और मैडम आप अपने आंध्रा और तेलंगाना का बहुत ही बेहतरीन आपका काम चल रहा है। ख़ैर वो तो एक मॉडल के तौर पे है, रोल मॉडल के तौर पे सोशल ऑडिट और जो इसका उसमें पंचायत विभाग और का। भी हाँ। इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। हुँ। आज के जी, जी। तारीख नहीं में बिल्कुल जितना कर हाँ। सक रहे हैं कर रहे हैं, बट वो जी, लेकिन अपने काम की एमपी नहीं के है। परिप्रेक्ष्य में आपने कहा ना, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये महोदय संजय जी यदि ये अपनी कंप्लेन को मनरेगा लोकपाल में भी यदि रखते हैं और सॉरी और आपके इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी यदि देते हैं, तो वहाँ से भी जाँच जो है रीवा में आ जाएगी करने के लिए और रीवा में मतलब इनके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ के हैं और वो अंत में जाँच उसी सरपंच और सचिव के हाथ में आती है। तो यहाँ से पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम पूरी तरह से खत्म है एमपी का, ये मैं बार-बार कहता हूँ। यहाँ पे एक सीएम हेल्पलाइन बनी हुई है। सीएम हेल्पलाइन में ये रहता है आजकल सरकार का जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंडेंसी है वो खत्म की जाए। लेकिन उसमें इतने फर्जी निराकरण दिए जाते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है मतलब पूरी तरह से। तो ये डिपेंड भी करता है कि वहाँ का जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो यदि आंध्रा और तेलंगाना की अपन बात करें तो बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रहा होगा। लेकिन एमपी के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही ये चरमराया हुआ है। तो इनफैक्ट ये जो बात है ये रखेंगे, ये आप स्टेट लेवल पे वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल पे आप रखिए और मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के जो कमिश्नर है वहाँ पे बात आप रख सकते हैं। साथ में आप ये बात यहाँ भी रख सकते हैं, लोकपाल मनरेगा में भी, लोकपाल मनरेगा का कार्यालय आपके रीवा में भी है। ये बात आप रखिए संजय जी और इसमें आप एक हलफनामा बनाइए जिस तरह से मैडम ने कहा है, मैडम जी ने, इसमें आप एक हलफनामा एफिडेविट बनाइए और एफिडेविट में सारी चीज़ दीजिए और फिर आप हमसे संपर्क करिए, इसमें अपन जाँच करवाते हैं और निश्चित तौर पे यदि आप तैयार हैं तो ये हो जाएगा और ये सरपंच और सेक्रेटरी आपके जेल की हवा खाएँगे निश्चित तौर पे क्योंकि ये नहीं, बहुत ही आप पुख्ता मामला है कॉपी सर। आप कॉपी तो सबको मार्क करें और साथ में आप मांग भी कर सकते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो जिसमें डीपीसी से कम कोई जांच ना करे, वो आप मांग भी सकते जी। हैं। और ये हवाला देते हुए कि हमें डर है कि लोकल लेवल पे अगर आप ये जांच कराएंगे तो ये जांच का जो मुझे शिवानंद जी अब इजाजत मांगनी पड़ेगी। मैंने जी 2 मैडम। बजे किसी को जी खाने को बिल्कुल। बुलाया है, मैंने खाना अभी तक बनाया नहीं जी, है। जी। मैडम 1:30 बज रहे, बहुत-बहुत आई एम धन्यवाद, वेरी आपने बहुत सॉरी समय दिया। आपका बहुत-बहुत बट शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और अगला हम हाँ, और अगली मीटिंग में आप जिस तरह से हमें मार्गदर्शन देंगी, संपर्क मैं करूँगा आपके मैसेज आपको करूँगा जिसमें
किस तरह से इनको हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और कैसे सोशल ऑडिट के बारे में, विशेष तौर पे पब्लिक ऑडिट के बारे में समझा जाए, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेंट्स का जो भी यहाँ पे जुड़े, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह सर आए हुए थे, लगभग 1 घंटे से ऊपर रहे, लेकिन चूँकि मैडम अपना बहुत ही अच्छा एक तरह से हम लोगों को एक अपना मार्गदर्शन दे रही थी, इसका अनुभव शेयर कर रही थी, इसलिए उन्होंने बीच में बोलना उचित नहीं समझा और वो शायद हैं भी नहीं, चले गए। हमने उनको कॉल किया था, बोले कि मैडम बहुत अच्छा आप लोगों को समझा रही हैं और आप लोग उसको समझ लीजिए, अब अगले मीटिंग में निश्चित तौर पे वो भी आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू प्रणाम। सो मच। सादर प्रणाम सभी को। शुक्रिया आप थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। जी।